एक बात बोले दोस्तों, जब काउंटिंग स्टार्ट हुआ था, जब गन्ना जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो उस वक़्त जब ये दिखाया जा रहा था टीवी चैनलों के ऊपर कि एएमएम सिर्फ़ 3 सीट पर लीड कर रही है, यानी सिर्फ़ 3 सीटों पर आगे है, बाकी 6 के 6 सीटों पर पीछे चल रही है। तो उस वक़्त ऐसा लग रहा था, पता नहीं कि शायद एएमएम 4-5 सीटों पर भी जीत पाएँगे या नहीं पाएँगे। और उस वक़्त वहाँ से कमेंट भी निकलने शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोग मज़ाक भी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बढ़त बना कर रखा हुआ था तेलंगाना के अंदर। हालाँकि केसीआर बुरी तरह फ्लॉप हुआ है और केसीआर की वजह से एएमएम को कहीं न कहीं नुकसान का भी सामना करना पड़ा है, और केसीआर के चक्कर में शायद एमआईएम को कुछ ज़्यादा ही नुकसान का सामना करना पड़ा है। खैर, उसके बारे में भी बातें करेंगे, लेकिन अभी तक एएमएम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एएमएम पार्टी ने अब तक जो है टोटल 7 सीट पर जीत हासिल कर लिया है। जी हाँ, ठीक वही सातों सीट जो पहले जो जीते हुए थे, जहाँ पर पहले से जो उम्मीदवार थे, जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चंद्रयान गुट्टा के पहले से, यानी कि पिछले बार भी एमएलए जीत कर आए थे, इस बार भी जीत गए। इसी तरीके से ज़फ़र हुसैन मेरा साहब याकुतपुरा, बहुत ही ज़बरदस्त फाइट रहा यहाँ पर, सिर्फ 500 वोटों से इन्होंने जीत हुई। खैर, जीत तो जीत होती है, चाहे वो 500 वोटों से हो, चाहे 2000 से हो या 10 लाख से हो। जी, एक तरफ जहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी रिकॉर्ड मतों से सामने वालों को हराते हैं, 81,000 वोटों से सामने वालों को हराते हैं, तो वहीं पर जाफ़र हुसैन याकुतपुरा जो जो याकुतपुरा विधानसभा से जो उम्मीदवार थे, वो सिर्फ 500 वोटों से सामने वालों को हराते हैं। खैर, इसके अलावा अब्दुल्ला बिन बलाला साहब की बात की जाए, मलकपेट से लगभग 24-25 हज़ार वोटों से इनकी जीत होती है। कौसर साहब जो पहले से जीते हुए थे कारवान से, इनकी भी अच्छी खासी वोटों से जीत होती है। माजिद हुसैन साहब, बहुत ही ज़्यादा टक्कर का यहाँ पर मुकाबला रहा। फिरोज़ जो कि कांग्रेस के जो चेहरा है, इनके सामने में थे, कभी वो आगे, कभी ये पीछे, कभी ये आगे तो कभी वो पीछे। इस तरीके से उठा-पटक की लड़ाई में फाइनली 2000 लगभग वोटों से जो है इनकी जीत होती है। और पहले से भी यहाँ पर नामपल्ली से एमआईएम के ही विधायक थे, लेकिन इस बार जो है चेहरा बदल दिया गया था और उम्मीदवार चेंज कर दिया गया था। पहली बार माजिद हुसैन चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया था और नामपल्ली के अंदर भी एमआईएम की जीत हो गई। इसी तरीके से बहादुरपुरा के अंदर मोहम्मद मुबीन साहब, तीसरी इनकी आज जो तीसरे जो उम्मीदवार का जो घोषणा हुआ था वो यही साहब थे, इनकी भी बहुत बड़ी जीत हुई। और सबसे पहले जिनका जीत का घोषणा हुआ था वो है मीर जुल्फ़िकार अली साहब चार मीनार से। तो ये 7 उम्मीदवार थे जो पहले से इन जगहों से एमआईएम के उम्मीदवार, ये एमआईएम के विधायक थे, और इस बार भी जो है ये 7 के 7 सीट जो है एमआईएम जीत चुकी है। और अभी 2 सीटों पर और भी काउंटिंग चल रहे हैं, एक पर आपको जो है कुछ अच्छे खासे न्यूज़ मिल सकते हैं, और बाकी एक सीट शायद आपकी नहीं एमआईएम के हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है। खैर, उनके बारे में बाद में बात करेंगे जब उनका घोषणा हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से एमआईएम ने अपने, हालांकि स्टार्टिंग में ये घोषणा किया था कि हम 45 से 50 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद केसीआर के साथ इनका गठबंधन हुआ, किस तरीके से इनका जो है आपसी गठजोड़ हुआ, और उसके बाद जो उन्होंने मिलकर जो है सिर्फ 9 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया एमआईएम ने। अगर एमआईएम पार्टी केसीआर के चक्कर में नहीं रहती तो एमआईएम पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती, चूँकि इनका पहले से प्लानिंग था। और अगर ये ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती 45 के आसपास, तो फिर शायद इनके ज़्यादा सीटों पर जीतने के चांसेस भी बनते, और उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था एमआईएम को, और किंग मेकर बन सकते थे। अभी हालांकि जो है कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये ज़्यादा अंतर का मामला नहीं है, 2-4 सीट इधर उधर हुआ, तो फिर एमआईएम किंग मेकर बन सकती है अभी भी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एक चीज़ें हुई है, इससे शायद एक बार जो है सबक सीखने को मिलेगा एमआईएम पार्टी को कि भाई जो है दूसरे के चक्कर में उतना नहीं रहना चाहिए, और अपना भी स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। 9 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल हो गई है, 2 सीटों पर परिणाम आने अभी बाकी है। और फिलहाल तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, केसीआर वहाँ पर बुरी तरह फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है, और केसीआर के चक्कर में एमआईएम भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि माजिद हुसैन साहब पहली बार चुनावी मैदान के अंदर उतरे थे नामपल्ली से, उन्होंने जीत हासिल किया 2000 वोटों से। याकुतपुरा जो एमआईएम के हाथों से फिसलती हुई नज़र आ रही थी, और बहुत ही अंत में लास्ट में उठापटक के बाद जो है सिर्फ 500 वोटों से इनकी जीत होती है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कि 81,000 से ज़्यादा वोटों से इनकी जीत होती है। तो कुल मिलाकर वो 7 उम्मीदवार जो पहले से जीते हुए थे, और ये इन जगहों पर जीते हुए थे एमआईएम के उम्मीदवार, और इस बार भी माना जा रहा था कि ये 7 सीट तो इनके हाथों में ही रहेंगी, और ये 7 सीट जो है ये जीतने ही वाले हैं। लेकिन हालांकि तब इनके ऊपर कमेंट होना स्टार्ट हो गया था जब ये स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए थे, और एमआईएम के सिर्फ 3 उम्मीदवार आगे जो है वो रुझान में आगे नज़र आ रहे थे। बाकी सारे जो सीटें हैं वो पीछे ही, वो सारे उम्मीदवार पीछे ही
नज़र आ रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेसी लोग लगातार हमला कर रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वैसे हो, लगातार कह रहे थे कि देखिए एमआईएम अपनी सीट नहीं बचा पाई और बाकी हिंदुस्तान के दूसरे जगहों पर जाकर ये चुनाव लड़ने के मूड में रहते हैं, चुनाव लड़ने का घोषणा करते हैं और दूसरे जगहों पर जाकर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं और ख़ुद जो है अपने जगहों पर जो है अपने सीट जो है वो नहीं बचा पाते। उस वक्त बहुत ज़्यादा शायद शर्मिंदगी उठाना पड़ जाता एमआईएम के चाहने वालों को, एमआईएम के सपोर्टर्स को, लेकिन खैर कुल मिलाकर रिज़ल्ट इनके हक़ में रहा और इनको किसी भी तरीके की शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ा और 7 सीट तो वो जीत ही चुके हैं जिनके ऊपर इनकी पहले से दावेदारी थी। लेकिन सवाल ये भी है गोशा महल का। गोशा महल के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं कि एमआईएम अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करती। हम आपको बता दें कि गोशा महल के अंदर टी राजा की एक बार फिर से जीत हुई है। राजा सिंह जो बीजेपी से उम्मीदवार थे और जो पहले भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत उन्होंने जो है गुस्ताखी अल्फाज इस्तेमाल किया था और एक बार फिर से वो हार सकते थे अगर कांग्रेस जो है वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ते। और आज बीआरएस और कांग्रेस दोनों को हराया उन्होंने। और अगर यूँ कहें सीधे सीधे तौर पर तो भाई ये जो इनकी जो जीत हुई है टी राजा सिंह की, वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुई है। ये उन लफ्ज़ों में कहा जा रहा है जैसे कि कांग्रेस वाले हमला करते हैं एमआईएम के ऊपर। खैर कुल मिलाकर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, लेकिन 7 सीटों पर जो एमआईएम की जीत हुई है वाकई काबिल तारीफ़ है, ज़बरदस्त जीत है। और एक बड़ा चैलेंजिंग ज़रूर था कुछ जगहों पर, लेकिन उन चैलेंजिंग को भी फेस किया, उन चैलेंजिंग को भी सामना किया और एक ज़बरदस्त जीत हासिल की। अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ करनी होगी, लगातार ये उनकी छठी जीत है और हर बार वो पिछले बार से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत होती हुई आ रही है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अब शायद उनका एक अलग प्लान हो सकता है जब आने वाले विधानसभा चुनाव होगा और उस वक्त शायद वो 7 या 9 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, बल्कि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा करेंगे, क्योंकि इस बार वो कम सीटों पर चुनाव लड़कर शायद उनको जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अफसोस ज़रूर हो रहा होगा जब रिज़ल्ट और परिणाम देखकर। खैर कुल मिलाकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और राजस्थान तो खैर बीजेपी जीत ही गई और इसके साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बीजेपी की जीत हो गई, साथ के साथ छत्तीसगढ़ पर भी बीजेपी की जीत हो गई। इन तीनों राज्यों में आप जो है बीजेपी की सरकार बनते हुए नज़र आएंगे और ये शायद ट्रेलर है 2024 के अंदर जब लोकसभा चुनाव होगा तो शायद इससे बहुत ज़्यादा मनोबल भी मिलेगा। और ये चीज़ बयां भी कर रही है कि मोदी का जो मैजिक है शायद अभी बरकरार है, बल्कि इसके अंदर और भी ज़्यादा जो है जादुई और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। खैर कुल मिलाकर कांग्रेस में किसी भी तरह का दम नहीं है, वो सिर्फ एमआईएम के पीछे लग गई थी हैदराबाद के अंदर ही, बाकी दूसरी जगहों पर शायद उतना फोकस या उतना स्ट्रॉन्ग वे में जो है फाइट नहीं कर सके। इमरान प्रतापगढ़ी को मुबारकबाद, क्यों भाई, वो तो एमआईएम के पीछे लग गए थे, बाकी दूसरे जगहों पर शायद कांग्रेस को उतना प्रचार प्रसार कराने में शायद उतना ज़्यादा शिद्दत नहीं दिखा पाए जितना दिखाना चाहिए था। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।